हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल अ मैथ्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस पार्ट में हम कई सारे महत्वपूर्ण चैप्टर्स के ऊपर आधारित प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे, जिनसे हर बार परीक्षा में जो प्रश्न है वो पूछे जाते रहे हैं। तो आज का ये जो पार्ट है कई सारे चैप्टर के ऊपर मिक्स पार्ट रहेगा। जो हमने आपको चैप्टर पहले पढ़ाए हुए हैं उन सभी चैप्टर्स के ऊपर आधारित दो दो प्रश्न या एक एक प्रश्न हम आपको इस पार्ट में कराएंगे, जो अभी तक की हो चुकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं क्वेश्चंस। उसी पैटर्न पर जिन प्रश्नों के इस बार एग्जाम में आने की संभावना है, उन सभी प्रकार के प्रश्नों को हम इसमें सम्मिलित करेंगे। तो सभी बच्चे बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। तो हमने सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को इसमें संकलित किया है जो पूछे जाते रहे हैं और जिन प्रश्नों के इस बार पूछे जाने की संभावना भी है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन का आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हमने वृत्त चैप्टर से लिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के जो सिरे हैं वो वृत्तों, एक वृत्त की इक्वेशन ये दी गई है, एक वृत्त की इक्वेशन ये दी गई है, के केंद्र हैं। क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कीजिए और एक बार फिर से इसको पढ़िए। क्वेश्चन कह रहे हैं उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास के सिरे, जो हमें ऐसे वृत्त का समीकरण बताना है जिसके जो व्यास के सिरे हैं वो इन वृत्तों के केंद्र हैं, जो हमें दो वृत्त की इक्वेशन दी गई हैं। बेहद सिंपल, बेहद आसान प्रश्न है ये। सभी बच्चे वीडियो को रोक के स्वयं से करने की कोशिश करें। तो बच्चों, आप हमें अब ये बताइए कि जिस वृत्त के हमें व्यास के सिरे दिए गए हों, उस वृत्त का समीकरण क्या होता है। आपको हमने बताया हुआ है, सभी बच्चे नोट कर लें, लिख लीजिए। उस वृत्त का समीकरण जिसके व्यास के सिरे x1 y1 तथा x2 y2 हों। क्या फार्मूला बताया था बच्चों? हमने आपको बताया था x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल में 0। ये बच्चों हमने आपको फार्मूला बताया हुआ था, ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना जिसके हमें व्यास के जो सिरे दिए गए हों। इस तरीके से एक वृत्त बताया था हमने आपको, और ये हमें व्यास के सिरे दिए गए हों। यहाँ के हमें कोऑर्डिनेट दिए गए हैं x1 y1 और यहाँ के दिए गए x2 y2, और ये जो वृत्त है किसी बिंदु P x, y से होकर के जाता है। तो बच्चों, तो ये फार्मूला हमने आपको बताया था कि x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। अब आगे हमें कह रहे हैं कि इसके जो व्यास के सिरे हैं वो इन वृत्तों के केंद्र हैं, यानी कि हमें इस इक्वेशन से पहले वृत्त के केंद्र निकालने हैं, वो x1 y1 का काम करेंगे। इस वाली समीकरण से वृत्त के केंद्र निकालेंगे तो वो x2 y2 का काम करेंगे। तो अब आप समझ चुके होंगे कि आपको इसमें करना क्या है। तो बच्चों, पहली इक्वेशन यानी कि जो हमें दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 4 बराबर 0, जो वृत्त की पहली इक्वेशन है, इससे अगर हम वृत्त का केंद्र फाइंड करेंगे तो क्या हमें करना पड़ेगा? केंद्र फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन से हम इस वाली इक्वेशन की वृत्त के व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। व्यापक समीकरण हमने आपको क्या बताया हुआ था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर में 0। ये आपका वृत्त का व्यापक समीकरण का व्यापक समीकरण होता है। इसे हम इस वाली इक्वेशन की कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से बच्चों 2g के स्थान पे क्या आएगा? 4। 2g का गुणांक क्या है? 4। तो 2g बराबर 4 हो गया। इसी तरीके से 2f बराबर क्या आएगा? माइनस का 6। तो बच्चों यहाँ से g बराबर क्या निकल जाएगा? 2, और f बराबर क्या निकल जाएगा? माइनस का 3। हमने आपको बच्चों बताया था कि जो वृत्त का केंद्र होता है वो क्या होता है? माइनस जी कामा माइनस एफ। तो माइनस जी रखेंगे तो माइनस, और जी के प्लेस पे है 2 यानी कि -2, और माइनस एज इट इज रहेगा, और माइनस एफ यानी कि माइनस माइनस प्लस 3। यानी कि पहली वाली इक्वेशन से वृत्त के केंद्र हमें क्या मिले हैं? -2 कामा 3। अब इसी तरीके से इस वाली इक्वेशन से हम वृत्त के केंद्र फाइंड करेंगे, तब हमें क्या मिलेंगे? इसी तरीके से बच्चों इस वाली इक्वेशन की भी हम इस तरीके से कंपेरिजन जब करेंगे तो 2g बराबर निकल के आएगा माइनस का 6, और 2g बराबर प्लस का 6 निकल के आएगा,
और बच्चों 2f बराबर निकल के आएगा -7। तो जब माइनस जी कामा एफ करेंगे तब निकल के आएगा -3, 7, यानी कि जो सेकंड वृत्ति की क्वेश्चन दी गई उससे जो हमें केंद्र मिले हैं वो क्या मिले हैं -3, 7। अब एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन कह रहे थे उस वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है जिसके व्यास के जो सिरे हैं वो इसके केंद्र हैं, यानी कि ये जो केंद्र हमें मिले हैं ये क्या है, व्यास के सिरे हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, सिंस x1 y1 तथा x2 y2 वृत्त के व्यास के सिरे हैं, अतः ऐसे वृत्त, अतः समीकरण 1 से बस बच्चों हमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। x माइनस x1 के प्लेस पे क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों x प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3, और इसी तरीके से यहाँ पर होगा प्लस ये हो जाएगा बच्चों y माइनस 3 और y माइनस 7 बराबर में 0। हमें आंसर जो देना रहता है वो हमेशा हमें व्यापक फॉर्म में देना रहता है आंसर। इसलिए बच्चों क्या करेंगे, हम इसका आपस मल्टीप्लाई करके, इसका आपस मल्टीप्लाई करा के x² और y² वाले पद को एक पास, तो बाकी फिर x वाले पद और y वाले पद एक पास, बाकी कांस्टेंट को एक पास कर लेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा बच्चों x² प्लस 5x प्लस 6 प्लस y² माइनस 10y, और ये हो जाएगा प्लस में 21 बराबर में 0। यहाँ इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो x² प्लस y² प्लस 5x माइनस 10y प्लस 27 बराबर में 0। ये बच्चों आंसर है हमारा, यही वृत्त का समीकरण। सभी बच्चे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अंतरिक्ष में बिंदु चैप्टर से। क्वेश्चन कह रहे हैं बिंदु 4, -9, -6, 0, -7, -10 तथा 1, -6, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो 3 बिंदु दिए गए हैं ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष सिद्ध करना हो या सम चतुर्भुज के शीर्ष सिद्ध करना हो या समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध करना हो, इन तीनों पैटर्न पर एक क्वेश्चन इस बार की परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है आपका। तो सभी बच्चे वीडियो रोककर स्वयं से करने की कोशिश करें, क्योंकि इस टाइप पर हमने आधारित आपको प्रश्न कराया हुआ है। और जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ है तो वो बच्चे बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और देखेंगे कि हम कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों अब आप हमें बताइए कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं जो हों आपस में बराबर हों, तथा जो बड़ी भुजा का स्क्वायर है वो शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होना चाहिए। मतलब ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें यदि बी सी बराबर सी ए हो, यानी कि ये दो भुजाएं अगर बराबर हों, तथा ये कर्ण का स्क्वायर बराबर हो किसके, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। यानी कि इसमें हमें क्या प्रूफ करना रहेगा बच्चों, इसमें हमें प्रूफ करना है कि जो BC बराबर है वो AC के है, तथा इसका स्क्वायर जो है बराबर है इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर का मतलब यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो निकल के आएगी इसका स्क्वायर, यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी निकल के आएगी इसका स्क्वायर, तथा यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी निकल के आएगी इसका स्क्वायर। यानी कि हमें बीच की दूरियां निकालनी है बच्चों। दूरी सूत्र हमने आपको बताया था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हमें निकालनी हो 3 डायमेंशन में तो फार्मूला होता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से फार्मूला होता है। अब हम AB की दूरी निकालेंगे तो ये हमने माना x1 y1 z1 पॉइंट है, ये पॉइंट हमने माना x2 y2 z2 है। अब हम इसके बीच की दूरी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। x1 के प्लेस में मान लिया कि 4 है, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -9 प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरीके से -6 और प्लस में 10 का होल स्क्वायर, -6 प्लस में 10 का होल स्क्वायर बराबर ये बच्चों क्या हो जाएगा 16 प्लस 4
और ये हो जाएगा 4 का 16, ये यानी कि 32 + 4 यानी कि 36 इक्वल में क्या आएगा बच्चों, ये 6 आएगा। 36 का रूट निकालेंगे तो 6 आएगा। इसी तरीके से वैल्यू हम निकालेंगे ए बी की हो गई। अब बी सी की वैल्यू निकालेंगे, बी सी के बाद वैल्यू निकालेंगे सी ए की। तो बच्चों बताइए बी सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, ये 0 - 1 का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों x1 - x2 का होल स्क्वायर रखें और चाहे आप x2 - x1 का होल स्क्वायर रखें, बात एक ही रहेगी, क्योंकि स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो x1 स्क्वायर + x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 हो जाएगा, और x2 - x1 का होल स्क्वायर करेंगे तब भी आपका यही आएगा, x2 स्क्वायर + x1 स्क्वायर माइनस 2x2 x1। बात वही है, दोनों बराबर होते हैं। तो ये बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 0 - 1 का होल स्क्वायर +- 7 + 6 का होल स्क्वायर +- 10 + 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, ये हो जाएगा रूट में 18 आएगा, यानी कि 3√2। ये बच्चों शायद क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। यहाँ पर क्या बनेगा, 1 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब हम सी ए निकालेंगे -6 + 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में -6 + 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसे बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो रूट 18 आएगा, यानी कि 3√2। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, दो भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर आ गई। अतः लिखिए यहाँ पे, अतः बी सी बराबर क्या है, सी ए है। दो तो भुजाएं बराबर ही आ गई। अब हमें क्या सिद्ध करना रहेगा कि ए बी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, बी सी स्क्वायर + सी ए स्क्वायर के। तो ए बी स्क्वायर के प्लेस पे रखेंगे, क्या हो जाएगा 36। ये किसके बराबर है, बी सी स्क्वायर का मतलब रूट 18 के स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 18 हो जाएगा, और सी ए स्क्वायर यानी कि रूट 18 के स्क्वायर 18, यानी कि 36 बराबर, और ये भी 36, यानी कि दोनों इक्वल आए हुए हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं, इसलिए जो त्रिभुज ए बी सी है वो कैसा त्रिभुज है, वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। यही आंसर है बच्चों, ठीक है। आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। बेहद आसान है, और इस तरीके का प्रश्न एक आपसे परीक्षा में निश्चित है कि पूछा ही जाएगा। बच्चों इसी चैप्टर से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, बिंदु ए बी सी डी के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। हमें दिखाना है कि जो ए बी है वो सी डी पर लंब है। हमें बच्चों ए बी सी डी के निर्देशांक दिए गए। मान लो कोई दो रेखाएं हैं, ये ए बी रेखा है, ये सी डी रेखा है। हमें सिद्ध करना है कि जो ए बी रेखा है वो सी डी रेखा पर लंब है। इस टाइप का एक प्रश्न बच्चों हमेशा से ही पूछा जाता रहा है, और इस बार भी निश्चित है कि इस तरीके का एक प्रश्न जिसको हमें लंब सिद्ध करना है या समांतर सिद्ध करना है पर आधारित जरूर पूछा जाएगा इस बार भी। तो आप इस टाइप के प्रश्नों की भी बिल्कुल प्रैक्टिस करके चलें। हम यहाँ पे जो आपको बता रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि यही प्रश्न आएगा, लेकिन इस टाइप से एक प्रश्न आपसे अवश्य पूछा जाएगा। इसलिए आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन इस टाइप पर आधारित दिखाई दें, आप उनको जरूर लगाएं। जो जो प्रश्न हम यहाँ पे आपको करा रहे हैं उस पर आधारित जितने भी प्रश्न आपको उस टाइप के दिखाई दें बुक में, उनको आप प्रायोरिटी के साथ पहले ही लगा लें। बाकी जो बचे क्वेश्चन हैं उनको आप बाद में लगाएं, इन्हें आप पहले ही लगा के रखें और समझ के चलें। तो अब आप हमें बताइए कि हमने आपको क्या बताया हुआ था कि अगर हमें दो रेखाएं परस्पर लंब सिद्ध करना हो तो हमने आपको क्या तरीका बताया था। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, दो रेखाओं के बीच का कोण का होता है cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में रूट के अंदर, पहले रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरे रूट के अंदर गुणा में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। और जब दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं, जब दोनों रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो बच्चों थीटा बराबर क्या होता है 90। यानी कि यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे cos 90 की, थीटा के प्लेस पे 90 रखेंगे और cos 90 की वैल्यू होती है 0। जब यहाँ पे 0 रखेंगे इस वाले टर्म का हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा a1 a2
प्लस B1 B2 प्लस में C1 C2 बराबर में क्या 0, यानी कि हमें ये प्रूफ करके लाना है। अब बात आती है कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 कैसे निकलेगा। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि A1 A2 क्या होती हैं, किसी रेखा के दिक् अनुपात होते हैं, और हमने आपको दिक् अनुपात फाइंड करने का तरीका भी बताया था कि दिक् अनुपात कैसे किसी एक रेखा के फाइंड किए जाते हैं। मान लो हमें ये एक रेखा AB दी गई है, यहाँ के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं 8, 6, 1, सॉरी 2 है ये। यहाँ के कोऑर्डिनेट B के हमें दिए गए हैं 6, -2, 4। यहाँ C के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया कि हमें दिए गए -5, 3, -1, और माना कि D के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 2, 1, -2 हमें दिए गए हैं। तो AB रेखा के हमें अगर दिक् अनुपात निकालने हो, AB रेखा के दिक् अनुपात हमने माना कि AB रेखा के जो दिक् अनुपात हैं बच्चों वो A1 A2 A1 B1 C1 है, और हमने माना कि CD रेखा के जो दिक् अनुपात हैं वो A2 B2 C2 हैं। तो AB रेखा के अगर हमें दिक् अनुपात A1 B1 C1 निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, तरीका होता है x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। x2 - x1 ये फार्मूला होता है, y2 - y1 और बच्चों ये होता है z2 - z1। ये दिक् अनुपात ज्ञात करने का फार्मूला हमने आपको पहले बताया हुआ था। अब बच्चों एक पार्ट में हम बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन को, ज़्यादा प्रश्नों को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन इस पार्ट में इंक्लूड हो रहे हैं आप सभी प्रश्नों को देखिए, फिर टाइम मिलने पर हम इसका एक और पार्ट आपको देंगे मिक्स प्रश्नों का, तो आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सभी बच्चे बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, और आप केवल देखते भी रहेंगे तब भी आपका सारा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले तो पढ़ रखा ही है। तो AB रेखा के हमें निकालना है, तो x2 के प्लेस पे हम रखेंगे 8 - 6। x2 माइनस बच्चों x2 - x1 होगा, यहाँ पे x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। तो ये हमने रखा है 8 - 6, x2 के प्लेस पे हमने रखा है 8, और x1 के प्लेस पे हमने रखा है 6। 8 - 6, सॉरी बच्चों ये 6 - 8 होगा। ये यहाँ पे x2 के प्लेस पे 6 होगा, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। 6 - x1 के प्लेस पे 8 है, 6 - 8 हो जाएगा, कॉमा ये y2 के प्लेस पे -2 है और ये -6 हो जाएगा, और z2 के प्लेस पे 4 है और z1 के प्लेस पे -2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा ये -2, -8, 2, यानी कि ये A1 B1 C1 की वैल्यू हो गई। सिमिलरली हम किसके दिक् अनुपात निकालेंगे, BC रेखा के, CD रेखा के। सिमिलरली CD रेखा के दिक् अनुपात बच्चों क्या होंगे, A2 B2 C2, ये इक्वल में क्या आएगा, यही फार्मूला होता है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो बच्चों ये 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -2 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा। ये बच्चों वैल्यू आई है A2 B2 और C2 की। अब हमें बस फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे रखना है। ये दोनों AB और CD रेखाएं परस्पर लंब होंगी यदि, ये आप नोट करेंगे समीकरण 1 से। वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई में 7 प्लस -8 -2 प्लस 2 -1 बराबर में 0। इसे बच्चों सॉल्व करेंगे आप, माइनस का 14 आएगा, ये माइनस का 16 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 16 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 हो जाएगा। -14 प्लस -2 यानी कि -16 प्लस 16 क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 बराबर 0। अतः दी गई रेखाएं दोनों परस्पर लंबवत हैं। ये आपको सिद्ध करके लाना था और ये सिद्ध हो गया। तो आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। यहाँ तक बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। बच्चों अब हमने अगला क्वेश्चन लिया हुआ है, ये समतल चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं कि समतल 3x + 2y - 2z + 5 = 0 से बिंदु 2, 4, 1 के प्रतिबिंब के निर्देशांक ज्ञात करो। ये जो प्रतिबिंब के निर्देशांक ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है,
ये बच्चों आपके लिए बिल्कुल नया है। ये समतल चैप्टर का क्वेश्चन था, लेकिन इसके लिए हमने सोचा था कि आपको पहले हम रेखा पढ़ाएंगे, सरल रेखा चैप्टर, तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि ये सरल रेखा और समतल दोनों पर मिक्स क्वेश्चन था और ये दिया आपको गया था समतल के चैप्टर में, तो हम आपको रेखा का समीकरण पढ़ाए नहीं हुए थे, इस वजह से इसको हमने सोचा था कि सरल रेखा में पढ़ा देंगे आपको, और सरल रेखा पढ़ाने के बाद में फिर ये ध्यान से हमारे उतर गया, इसलिए आपके लिए बिल्कुल ये नया टाइप है, इसलिए सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। इस टाइप का हमने प्रश्न ना तो समतल चैप्टर में इंक्लूड किया है, ना ही सरल रेखा में इंक्लूड किया है, तो बहुत ही आसान भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, एक समतल का समीकरण दिया गया है और समतल से एक बिंदु दिया गया है हमको और हमें इस बिंदु के प्रतिबिंब के निर्देशांक बताने हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़े दे रहे, क्वेश्चन कह रहे हैं कि इस समतल से बिंदु के प्रतिबिंब के निर्देशांक बताने, यानी कि हमें यहाँ के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और हमें यहाँ के कोऑर्डिनेट बताने हैं क्या होंगे। तो समतल का व्यापक समीकरण हमने बच्चों आपको बताया था क्या होता है। व्यापक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर में 0, जहाँ एक्स वाई जेड एक घाती होते हैं। तो हमें समतल का ये इक्वेशन दिया गया है 3x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 5 बराबर में 0, ये समतल है। एक ये बिंदु है 2,4,1, तो हमने लिखा हुआ है बिंदु P 2,4,1 से जाने वाली समतल पर लंब रेखा का समीकरण। अच्छा तो बच्चों बताइए, हमने सरल रेखा का समीकरण आपको क्या बताया हुआ था, एक बिंदु से होकर के जाने वाले बताया था कि x माइनस x1 बटे में a बराबर y माइनस y1 बटे में b बराबर z माइनस z1 बटा में c, जहाँ ए बी सी क्या होते हैं, ए बी सी डायरेक्शन रेशियो होते हैं, दिक् अनुपात होते हैं, डी आर्स होते हैं, और ये ए बी सी जो हैं ये भी डी आर्स हैं, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये x1 y1 z1 का काम करेंगे, और ये जो 3 2 और ये -2 दिया हुआ है, ये दिक् अनुपात का काम करेंगे ए बी सी के। तो हम ये वैल्यू को यहाँ पर बच्चों पुट करेंगे, क्या हमें मिलेगा, x माइनस x1 के प्लेस पे 2 रखेंगे और a के प्लेस पे समतल की जो इक्वेशन दी गई वो रखेंगे, वहाँ से ए बी सी की वैल्यू रखेंगे दिक् अनुपात की। a के प्लेस पे दिया गया 3, इसी तरीके से y माइनस y1 के प्लेस पे हमें दिया गया पॉइंट ये 4, और अपॉन में b के प्लेस पे दिया गया है 2 बराबर में z माइनस z1 के प्लेस में दिया गया -1 और c के प्लेस पे दिया गया है -2। ठीक है बच्चों, और इसको हमने मान लिया कि बराबर में ये r है। इस तरीके का प्रश्न हमने आपको सरल रेखा में कराया हुआ है। यहाँ से अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, और वो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होगी वो हम मान लेंगे कि वो पी डैश के निर्देशांक होंगे। लिख लीजिए, तब रेखा पर स्थित किसी बिंदु के ये जो रेखा है इस पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ये बीच का हमने इसका मध्य बिंदु मान लिया कि ये एम है। एक्स कामा वाई कामा जेड बराबर क्या हो जाएगा बच्चों बताइए। यहाँ से हमने आपको ये एक्स वाई जेड यानी कि रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करने के बारे में हमने आपको बताया था। तरीका क्या होता है, उसको बराबर आर मान लेते हैं, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 3r प्लस में 2, इसी तरीके से 2r प्लस में 4 माइनस 2r प्लस में 1। तो ये बच्चों से रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक आ गए हैं। अब हमने माना ये r के किसी मान के लिए p डैश के निर्देशांक हैं। p डैश के निर्देशांक हैं, तब हमने बच्चों मान लिया कि ये जो एक्स वाई जेड हैं ये r के किसी एक मान के लिए, अगर हम r की वैल्यू अगर पता कर लें और हम ये मान लेते हैं कि ये जो निर्देशांक निकल के आए वो p डैश के निर्देशांक हैं, वही हमने लिखा है कि माना ये r के किसी मान के लिए p डैश के निर्देशांक हैं, तो हमने ये मान लिया कि यहाँ के निर्देशांक निकल के आ गए 3r प्लस 2 2r प्लस 4 माइनस 2r प्लस 1। अब इन पॉइंट का यूज करके हम इसके मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक निकालना चाहें तो बताइए बच्चों क्या आएंगे। तब
मध्य बिंदु M के निर्देशांक, M बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बताया था हमने आपको। जैसे ये रेखा है, ये A और ये B पॉइंट है। अगर हमें इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो x1 प्लस x2 बटे 2, यही तो बताया था, y1 प्लस y2 बटे 2 प्लस z1 प्लस z2 बटे 2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। इसको हमने आपको प्रूफ भी कराया हुआ था, तो बस वही लिख लीजिए यहाँ पे। यहाँ के निर्देशांक 3r प्लस 2 और प्लस में 2 बटा में 2। इसी तरीके से ये हो जाएगा बच्चों -2r प्लस 1 और प्लस में 4 बटा में 2 -2r, ये बच्चों 2r प्लस 4 है यहाँ पे, सॉरी 2r प्लस 4 और ये प्लस में 4। इसी तरीके से प्लस 1 माइनस 2r, इसको 1 माइनस 2r लिखे, 1 माइनस 2r और प्लस में 1 बटा में 2। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 2 4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3r प्लस 4 बटा में 2। इसी तरीके से लिखेंगे 2r और प्लस 8, यानी कि लिख लीजिए 2r प्लस 8 बटा में 2, और ये लिख लीजिए इसको -2r प्लस 2 बटा में 2। ठीक है, ये बच्चों मध्य बिंदु M के निर्देशांक हो गए। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अच्छा बच्चों, अब आप बताइए, जो M बिंदु के निर्देशांक हमें मिल गए हैं, ये M बिंदु कहाँ स्थित है? ये समतल के ऊपर ही तो स्थित है, समतल के ऊपर स्थित है, इसलिए ये जो पॉइंट हैं ये समतल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि ये जो एक्स वाई जेड, हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है एक्स वाई जेड है, और ये पॉइंट जो है इस समतल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम रखेंगे 3r प्लस 4 अपॉन में 2, जहाँ पर वाई है वहाँ पर हम रखेंगे 2r प्लस 8 अपॉन में 2, जहाँ पर जेड है वहाँ पर रखेंगे -2r प्लस 2 अपॉन में 2, और ये प्लस 5 बराबर 0। इस इक्वेशन को फिर हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे। जो r की वैल्यू आएगी बच्चों, उस r की वैल्यू को हम यहाँ समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। इस 2 में रखेंगे तब हमें एक्स वाई जेड यानी कि इस P डैश पॉइंट के निर्देशांक हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो आशा करते हैं सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। एक बार हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं क्वेश्चन। हमें समतल दिया गया है, ये समतल की इक्वेशन है। इस समतल से इस बिंदु के प्रतिबिंब के निर्देशांक, यानी कि हमें इस पॉइंट के निर्देशांक बताने का तरीका क्या रहता है, सबसे पहले आप समतल की इक्वेशन को नोट कीजिए, फिर जो आपको पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट से जाने वाले इस समतल पर रेखा का समीकरण निकालिए। रेखा का समीकरण आपको हमने बताया था x माइनस x1 बटे वाई माइनस वाई वन बटे बी बराबर z माइनस z1 बटे सी। x1 के प्लेस पे ये वाली वैल्यू, y1 के प्लेस पे ये वाली वैल्यू, z1 के प्लेस पे ये वाली वैल्यू रखेंगे, और ABC जो आपको समतल में दिए गए हैं उनके x y z के गुणांक यहाँ पे रखेंगे। वही आपके दिक् अनुपात होते हैं, उसको हम बराबर r के मान लेंगे, और मान लेंगे r के बाद x y z की जब हम वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी हम मान लेंगे कि वही P डैश यानी कि इस प्रतिबिंब बिंदु के निर्देशांक है, इस प्रतिबिंब के निर्देशांक है वही P डैश। तो P डैश एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा, निकालने का तरीका, इसको एक बार r के बराबर जब हम करेंगे तो ये तिरछा गुणा करेंगे तो ये 3r हो जाएगा, यानी कि x माइनस 2 बराबर 3r। x की वैल्यू निकालेंगे तो 3r प्लस में 2 हो जाएगा। तो वही इसी तरीके से इसमें निकालेंगे, इसी तरीके से इसमें निकालेंगे। निकालने के बाद ये हमें P डैश के निर्देशांक मिल गया। हम मान लेते हैं कि ये r के किसी मान के लिए P डैश के निर्देशांक, हमने मान लिया कि ये r के किसी एक मान के लिए, r के अगर हमें वैल्यू पता चल जाएगी तब मान लेंगे कि r के किसी मान के लिए P डैश के निर्देशांक हैं। तब अगर हमें M बिंदु के निर्देशांक बताने हों तो कैसे बताएंगे, क्योंकि M पॉइंट जो है ये मध्य बिंदु है और ये किस पे स्थित है, ये स्थित है समतल पर, इसलिए हम M पॉइंट के निर्देशांक इसलिए निकाल लें कि अगर हम M पॉइंट के निर्देशांक निकाल लेंगे तो ये समतल पर स्थित है, तो हम उसको समतल की इक्वेशन में रख देंगे तो हमें R की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि M पॉइंट के जो निर्देशांक है वो R के रूप में है। इसलिए r की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसलिए हम m पॉइंट के निर्देशांक निकाल रहे हैं। और m पॉइंट जो है समतल पर स्थित है, समतल पर स्थित है, इसलिए जो पॉइंट निकलेंगे यहाँ के वो समतल को सेटिस्फाई करेंगे तो हम वैल्यू जो है इस समतल की इक्वेशन में रख देंगे तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ p डैश में रख देंगे तो हमें किसके निर्देशांक मिल जाएंगे, p डैश के निर्देशांक मिल जाएंगे। और यही हमसे पूछा गया है, प्रतिबिंब के निर्देशांक बताइए। आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो अब आप इन पॉइंट्स को समीकरण 1 में संतुष्ट कराइए।
तो बच्चों ये जो पॉइंट हमें मिले हुए हैं यहाँ से, इन पॉइंट को हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब रखा तो x के प्लेस पे हमने वैल्यू रखी है 3r प्लस 4/2, तो 3 मल्टीप्लाई में 3r प्लस 4/2 प्लस 2 y के प्लेस पे हमने रखा है 2r प्लस 8/2, ये रखा हुआ है, -2 z के प्लेस पे हमने रखा है -2r प्लस 2/2 और प्लस 5 एज इट इज। इसका आपस हमने जब मल्टीप्लाई कराया, इधर 2 सब में एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद में इधर भेज देंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 9r मल्टीप्लाई प्लस 12 हो जाएगा, ये 4r हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4r -4 और प्लस में 10 बराबर में 0। सॉल्व करेंगे r 9 प्लस 4 17 13 13 13 प्लस 4 17r और इक्वल की साइड -34, r की वैल्यू आएगी बच्चों -2। अब ये जो r की वैल्यू आई है इसे हम यहाँ पे रख देंगे, जो p डैश के निर्देशांक हमने निकाले हुए थे। लिखिए बच्चों r का मान समीकरण 2 में रखने पर प्रतिबिंब बच्चों जब हमने वैल्यू रखी है p डैश के निर्देशांक, आप बताइए क्या आए थे, हमें याद आ रहे हैं। ये जो हमने निकाले हुए थे ये थे बच्चों 3r प्लस 2, 2r प्लस 4 और -2r प्लस 1। ये p डैश के कोऑर्डिनेट हमें मिले थे। यहाँ पे जब हम r बराबर -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -4, यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो 5। यही आंसर है, यही हमें फाइंड करना था। आशा करते हैं सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए बच्चों, इसी सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन हम आपको सरल रेखा से कराते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और इस बार की परीक्षा में 5 नंबर में आने की इसकी पूर्ण संभावना है। क्वेश्चन दिया गया है बिंदु 2, -1, 5 से रेखा x -11/10 बराबर में y प्लस 2/-4 बराबर में z प्लस 8/-11 पर डाले गए लंब का पाद तथा लंब की लंबाई ज्ञात करें। और इसके आगे भी क्वेश्चन कह रहे हैं कि बिंदु 2, -1, 5 के दी हुई रेखा में प्रतिबिंब के निर्देशांक भी ज्ञात करें। प्रतिबिंब के निर्देशांक भी ज्ञात करें। अभी हमने आपको पहले कराया हुआ था क्वेश्चन एक, सेम उसी तरीके से ये भी प्रश्न आपका सॉल्व होगा, हल होगा। अच्छा बच्चों, ये आपका, इस पर हमने आपको एक बेस्ट क्वेश्चन करा दिया था सरल रेखा, जब हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें हमने आपको कराया था कि अगर किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की आधार तथा लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी हो तो हम किस फार्मूले का यूज करते हैं। लिखा हुआ है सिंस किसी बिंदु P, कोई बिंदु हमें दिया गया है P अल्फा बीटा गामा से कोई एक रेखा दी गई है, उस रेखा पर डाले गए लंब के आधार के निर्देशांक, पाद का मतलब बच्चों होता है आधार मतलब पायदान निचला हिस्सा, m के निर्देशांक हमें बताने हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चों हमें पॉइंट दिया गया है P, अल्फा बीटा गामा यहाँ के कोऑर्डिनेट हैं। इस बिंदु P से एक रेखा AB पर ये कोई लंब डाला गया है AB पर, हमें यहाँ के कोऑर्डिनेट बताने हैं इस पॉइंट M के, यहाँ के हमें निर्देशांक बताने हैं क्या होंगे। तो इसके निर्देशांक बच्चों होते हैं AR प्लस X1, BR प्लस Y1, CR प्लस Z1, जहाँ पर R जो होता है इसका हमने आपको प्रूफ भी करा दिया था, आप देखिएगा पार्ट 4 इसमें सरल रेखा में। R बराबर A अल्फा माइनस X1 प्लस B बीटा माइनस Y1 प्लस C गामा माइनस Z1 अपॉन में A² प्लस B² प्लस C²। तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत स्पीड से समझेंगे आप लोग बच्चों, बने रहिएगा बिल्कुल लास्ट तक। यहाँ पर हमें दिया गया है, देखो ये इसकी तुलना कर लीजिए, P अल्फा बीटा गामा के प्लेस पे दिया गया 2, -1, 5, रेखा के स्थान पे आपको दिया गया x -11 बटे, इस तरीके से ये रेखा के स्थान पे दिया गया है। m के निर्देशांक हमें निकालने हैं, यानी कि AR प्लस X1 निकालना है, BR प्लस Y1 निकालना है, CR प्लस Z1 निकालना है। जहाँ पर R बराबर ये होता है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर A बराबर क्या है 10 है, B बराबर क्या है -4 है, C बराबर क्या है -11 है। इसी तरीके से अल्फा बराबर क्या है 2 है, बीटा बराबर क्या है -1 है और गामा बराबर क्या है 5 है। इसी तरीके से बच्चों X1 बराबर क्या है यहाँ पे
11 है, y1 बराबर क्या है -2 है, और z1 बराबर में क्या है -8 है। तो ये हमने मान लिया कि पॉइंट यहीं है, इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। आर की वैल्यू निकालनी, सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे। वैल्यू पुट करिए बच्चों, ए के स्थान पे है 10, इस तरीके से 2 - 11 प्लस माइनस का 4, 1 माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस में माइनस का 11 और ब्रैकेट में 5 + 8 अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। हल करेंगे बच्चों इसको, इसे बच्चों जो सॉल्व करेंगे तो आर बराबर आएगा 237 अपॉन में 237 माइनस में, तो इसको कट करेंगे तो -1 आएगा। आर का जो मान है ये -1 समीकरण नंबर 1 में रखने पर जो एम के कोऑर्डिनेट हमने माने हुए हैं क्या आएंगे, 11 - 10 -2 + 4 -8 + 11। सॉल्व करेंगे तो 1 2 3, यानी कि इसमें जो पहले हमने कहा, हमसे पूछा गया था लंब का पाद, यानी कि लंब के आधार के निर्देशांक, ये हो गए। अब हमें लंब की लंबाई बतानी, यानी कि ये लंबाई क्या होगी, अल्फा बीटा गामा आपको दिया ही गया है, ये 2 -1 5, और एम के कोऑर्डिनेट आपने निकाल ही लिए हैं 1 2 3, इनके बीच की दूरी आप निकाल दीजिए, बस वही दूरी है, लंबाई है। ये बच्चों लंबाई जो है PM x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर करके जब सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर 14 आएगी। यानी कि यहाँ तक आपके जो पहला पूछा गया था पाद, दूसरा पूछा गया था लंबाई, यहाँ तक की व्यवस्था हो गई। आगे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिबिंब के निर्देशांक कैसे ज्ञात करें। तो सेम बिल्कुल पुराने पैटर्न पे क्वेश्चन है। ये पहला निकल आया, ये दूसरा पॉइंट निकल आया, अब हमें निकालना है तीसरा, यानी कि बिंदु 2 -1 5, यही अल्फा बीटा गामा क्या है 2 -1 5 से दी गई रेखा, ये जो दी गई रेखा है इसके प्रतिबिंब के निर्देशांक, यानी कि हमें यहाँ पर P डैश की वैल्यू बतानी। P डैश का मतलब यहाँ पे मान लो अल्फा डैश, बीटा डैश, गामा डैश या एक्स डैश, वाई डैश, जी डैश, कुछ भी मान लो। हमने मान लिया कि एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश है, हमें इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। बहुत आसान है बच्चों, हम आपको भूमिका बताए दे रहे हैं। आपको ये पॉइंट पता है P, आपको ये मध्य बिंदु के निर्देशांक पता है 1 2 3, आपको ये पॉइंट निकालना, नहीं निकाल लेंगे। इतना प्लस इतना बराबर क्या होता है, ऐसे होता है बच्चों, जैसे ये रेखा AB है, ये A, ये B, यहाँ M पॉइंट कोई है, इसके निर्देशांक दिए गए x y z, इसके दिए गए x1 y1 z1, इसके दिए गए x2 y2 z2। x बराबर क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर x1 + x2 y2। इस तरीके से y बराबर z1 + z2 y2, y बराबर y1 + y2 y2, z बराबर z1 + z2 y2। इसी तरीके से x1 + x2 की वैल्यू आपको दी गई, x1 के प्लेस पे दिया गया, x के प्लेस पे यहाँ पे आपको 1 दिया गया, y के प्लेस पे 2 दिया गया, z के प्लेस पे 3 दिया गया। ये निकालना है, यानी कि x डैश निकालना रहेगा, x डैश y डैश आप इधर उधर मल्टीप्लाई करके निकाल ही सकते हैं। बहुत ही आसान है, हम आपको कंप्लीट करके दे रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ तक नोट कीजिए इसको, इसे जो है बच्चों साइड में आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे लिखना हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। माना कि प्रतिबिंब के निर्देशांक x डैश, y डैश, z डैश हैं, तब चूंकि लंब का आधार, ये वाला m, लंब का आधार m p डैश का, p डैश का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। इसलिए यहाँ पे वैल्यू बच्चों आप पुट कीजिए, रखिए वैल्यू क्या आएगी, x के प्लेस पे 1 है, y के प्लेस पे 2 है, z के प्लेस पे 3 है, x1 के प्लेस पे x1 के प्लेस मान लो अल्फा है, y1 के प्लेस पे बीटा है, z1 के प्लेस पे गामा है, x2 के प्लेस पे x डैश है, y2 के प्लेस पे y डैश है, z2 के प्लेस पे z डैश है। वैल्यू सारी रखिए यहाँ पे। तो x बराबर, यानी कि 1 बराबर क्या आएगा, 1 बराबर 2 + x डैश बटे 2। इसी तरीके से 2 बराबर आएगा -1 + y डैश बटे 2। इसी तरीके से बच्चों 3 बराबर आएगा 5 + z डैश बटे 2। हल कीजिए, यहाँ से x डैश की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो x डैश बराबर आएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से y डैश की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो 5 आएगी।
यहाँ से जेड डैश की वैल्यू निकालेंगे तो 6 और 6 5 -1 यानी कि +1 हो जाएगा। यानी कि बच्चों यहाँ के निर्देशांक हमें क्या मिल गए 0, 5, 1। तो आशा करते हैं बच्चों सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया होगा। बेहद सिंपल सी प्रक्रिया थी। इस पर एक बेस्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक बेस्ट क्वेश्चन है, वीडियो रोक के आप इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिए और इस क्वेश्चन को स्वयं से करें।